हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमने चैप्टर अपना ज़ीरो चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था मैथमेटिकल टूल्स और इसको हम बेसिक मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है इसमें हम जितना भी बेसिक मैथमेटिक्स है जो फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है हम उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। और हमने आपको कहा था कि ये जो ये चैप्टर है इस चैप्टर में कुल मिला के हमें जो बेसिक मैथमेटिक्स में कितने टूल पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स के 8 टूल पढ़ने हैं। उन 8 टूल में से मैंने आपको बताया था कि जो 4 टूल हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट हैं हमारे बेसिक्स के लिए, और जो रिमेनिंग 4 टूल हमारे बचते हैं ये जो टूल्स होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हमारे हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो वो जो 4 बेसिक टूल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाके 11th क्लास की सारी वीडियोस देख सकते हैं। अभी तक की टिल डेट जो भी वीडियोस हैं ये सारी बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर हो रही है। अब जो हमारा टूल स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ टूल नंबर 5। 4 हमने कंप्लीट कर दिए, 4 टूल हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर लिए। अब जो टूल नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टूल नंबर 5, टूल नंबर 6, टूल नंबर 7, टूल नंबर 8, ये जो टूल है 4 टूल ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5वां टूल मैथमेटिक्स का जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये फंक्शन होता है ये क्या होता है, व्हाट इज़ फंक्शन, इसको डिफाइन करना आना चाहिए। और जो लिमिट्स होती हैं ये किसकी होती हैं। देखो फंक्शन के बाद लिखी है एंड लिखा हुआ है, इट मीन्स इन दोनों के बीच में क्या है, कोई रिलेशन है। तो जो कोई भी फंक्शन होता है उसकी एक लिमिट लगती है, उस पर एक लिमिट लगती है। तो वो जो हम लिमिट्स हैं ये भी हम लास्ट लेक्चर जो हमारा आज का लास्ट टाइमिंग में हम पढ़ेंगे लास्ट के लेक्चर में कि लिमिट क्या होता है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या होता है। अब जो बोल रहा है कि जो फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो किससे रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। उन टर्म्स को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि जो फंक्शन उसको डिफाइन करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो ये हमारी कुल मिला के जो हमने बेसिकली 3 टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए फंक्शन को स्टडी करने से पहले। तो जो पहली टर्म है उसका नाम है क्वांटिटी। तो बोलता है बताओ जी क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वांटिटी क्या होती है मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था आपको, जो हमारा डेमो लेक्चर था जिसमें वेक्टर क्वांटिटी का लेक्चर था। तो बोलता है क्वांटिटी बेसिकली दुनिया में एक ऐसी चीज़ होती है द थिंग विच कैन बी मेजर्ड, थिंग विच कैन बी मेजर्ड। दुनिया में एक ऐसी चीज़ जिसको हम नाप सकते हैं, वो जो चीज़ होती है उस चीज़ को हम क्वांटिटी बोलते हैं। बोलता थिंग विच कैन बी मेजर्ड दैट थिंग इज़ बेसिकली नोन एज द क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमने ये बात देख लिया कि फिजिक्स में कोई भी चीज़ जिसको हम नाप सकते हैं वो क्या कहलाती है, क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं कि शूज़, जो हमारा शूज़ है वो क्वांटिटी है। अगर ये है तो क्या, अगर ये क्या करना है, इस डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए। देखो शूज़ को मेजर कर सकते हैं हम, यस हम बोलते हैं कि शूज़ की लेंथ इतनी है, उसका 7 नंबर शूज़ है, 8 नंबर शूज़ है, तो ये शूज़ एक क्वांटिटी हो गई। दूसरी एग्जांपल हम किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, हम सब ऑलमोस्ट जो हमारा मास हो गया किसी भी चीज़ का बार उसको मेजर कर सकते हैं। हम जो लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जो हम टाइम है उसको मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या होती हैं, ये सारी क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो क्वांटिटी वो चीज़ होती है, फंक्शन की जो पहली इंपॉर्टेंट टर्म थी हमारी वो थी क्वांटिटी की होती है। क्वांटिटी वो चीज़ होती है दुनिया में द थिंग जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाती है हमारी क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड चीज़ आ रही है, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये है कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। बोलता कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो नाम से पता चल रहा है, जो देखो हम बोलते हैं यार वो कांस्टेंट एफर्ट दे रहा है। कांस्टेंट मीन्स एक जैसा एफर्ट, एक जैसा मीन्स दुनिया में वो चीज़ जो क्या हो चेंज ना होती हो वो क्या होगी, कांस्टेंट। तो जनरली जो कांस्टेंट होता है बोलता क्या होता है, बोलता है दुनिया में एक ऐसी क्वांटिटी, बोलता द क्वांटिटी विच, ठीक है, द क्वांटिटी विच डू नॉट चेंजेस इट्स वैल्यू। जो क्वांटिटी अपनी वैल्यू चेंज ना करे, लेकिन कब, ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बोलता है जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं, जैसे सपोज करते हैं हम 2x इंटू 4 कर रहे हैं, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। बोलता है वो दुनिया में एक ऐसी चीज़ जो अपनी वैल्यू को चेंज ना करे मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान, वो जो क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी को बोला जाता है कांस्टेंट। तो बोलता है कांस्टेंट क्या बोलता है कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी हुज वैल्यू डू नॉट चेंजेस, हुज वैल्यू डू नॉट चेंजेस ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब भी हम मैथमेटिक्स में कोई ऑपरेशन लगाएं उस दौरान जनरली क्या हो, एक ऐसी दुनिया में क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज ना हो वो कांस्टेंट है, और द क्वांटिटी हुज वैल्यूज चेंजेस ड्यूरिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्वांटिटी जिसकी क्या करे, जिसकी वैल्यू क्या करे, चेंज करे, लेकिन कब, ड्यूरिंग
मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान जिसकी वैल्यू चेंज करे वो क्या आता है वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू डू नॉट चेंज करे वो कहलाता है कांस्टेंट। ये हमारा सिंपल था, ठीक है। और जनरली जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल वेरिएबल्स की जो एग्जाम्पल्स हैं जनरली उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिक्स में, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड जो होते हैं हम बेसिकली उनको बोलते हैं ये वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्यों? क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है। कभी कभी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, कभी कभी एक्स की वैल्यू 9 आ जाती है क्वेश्चन में, तो ये क्या वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो इसलिए जनरली क्या आगे वेरिएबल कराएंगे, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट की एग्जाम्पल क्या होंगी, तो एग्जाम्पल वो चीज़ होगी जो वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे कि इसकी वैल्यू फिक्स रहती है पाई, तो पाई की वैल्यू आपको पता है या तो होती है 3.14 या हम बोलते हैं उसको 22/7। तो ये जनरली जो जिनकी वैल्यू फिक्स रहती हैं ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन उनको बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एग्जांपल क्या आ गई, जैसे पाई हो गया, ठीक है, एक बात। दूसरी बात होगी, दूसरी एग्जांपल क्या होगी, जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 9 हो, या इंटीजर्स हो गए, या 2.3 हो, 2.5 हो, 4.5 हो, ये जनरली किसकी एग्जांपल्स हैं आपकी कांस्टेंट की। तो हमने कांस्टेंट भी पढ़ लिया और वेरिएबल पढ़ लिया विद एग्जांपल पढ़ लिया। तो जनरली वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में, ठीक है, ये अब बात भी क्लियर होगी। और कांस्टेंट आपको बचा गया, कांस्टेंट की एग्जांपल होगी जैसे पाई हो गया, इंटीजर्स हो गए, न्यूमेरिक वैल्यूज़ होगी कोई भी, ये सारे किस में आते हैं आपके, ये आपके कांस्टेंट्स में आते हैं, ठीक है। मेरे वाला 3 इंपॉर्टेंट टर्म पढ़नी है। तीसरी टर्म जो हमारे फंक्शन से पढ़ने से पहले हम तीसरी टर्म पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है दुनिया में ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटी कहलाती है। फिर हमने पढ़ा क्वांटिटी 2 किस्म की होती है, एक होती है आपकी वेरिएबल क्वांटिटी, एक होती है कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंजेस विद ऑपरेशन, जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको क्या कहते हैं वेरिएबल। अब 2 किस्म के वेरिएबल आगे, टाइप आगे, ये इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ये हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल की 2 टाइप होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो जो इंडिपेंडेंट चीज़ होती है वो कौन सी चीज़ होती है, देखो अगर कोई बोलता है वो बंदा इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब वो बंदा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड एज दैट वेरिएबल विच कैन हैव a variable which can have any value but within specified limits। बोलता है दुनिया में एक ऐसा वेरिएबल जो कोई भी वैल्यू विच कैन टेक एनी वैल्यू बट विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट, दैट वेरिएबल इज बेसिकली नोन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी कोई भी वैल्यू जिसकी हो सकती है, तो वो होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होगा विच कैन हैव एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, मतलब जिसकी कोई वैल्यू लेकिन किसकी है विद इन स्पेसिफाइड लिमिट, एक स्पेसिफाइड लिमिट्स के बीच में अगर कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आते थे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो नाम से पता चल रहा है कि जो कि इस पर क्या करते होंगे, किसी चीज़ पे डिपेंड करते होंगे, ठीक है। तो जो अगर कोई बंदा किसी चीज़ पे डिपेंड करता है तो वो उसकी वैल्यू क्या, वो बताओ सारी वैल्यू हो सकती है। तो जनरली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इट कैन नॉट हैव एनी वैल्यू, तो इसकी कोई भी वैल्यू जो बेसिकली कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, बट इसकी वैल्यू क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू इट कैन नॉट टेक एनी वैल्यू। अब ये नहीं है कि 2 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 भी, कोई वैल्यू नहीं ले सकता। बट अगर मैं नाम से चल रहा डिपेंडेंट वेरिएबल तो ये बेसिकली क्या करता है, किसी चीज़ पे डिपेंड करता होगा अपनी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड एज द वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल है, इट इज़ डिफाइंड एज द वेरिएबल हुज वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या करती है, हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन न्यूमेरिक वैल्यू असाइंड, हुज वैल्यू बोलता है डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, न्यूमेरिक वैल्यू विच इज असाइंड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बोलता है कि जनरली क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर, और जो दूसरा वेरिएबल है उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस पर। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास क्या है, 2 वेरिएबल है, एक है मेरे पास x और दूसरा है y, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू 2x² + 2।
अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, एक एक्स और वाई। तो इन दो वेरिएबल में एक क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ से देखते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन सा। मैंने बोला कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिस विच कैन हैव एनी वैल्यू, जिसकी कोई भी वैल्यू होती है, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पे, और डिपेंडेंट कौन सा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड एज दैट वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिक वैल्यू असाइन टू अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक्स को अगर मैं 1 पुट करूँ, ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो वाई क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 क्या होगा 4, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 4। इट मीन्स कि जब मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है 4। अगर यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू को 2 पुट करूँ, देखो वाई की वैल्यू की चेंज हो रही है, तो एक्स की वैल्यू को डालने से वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। इट मीन्स कि जो वाई की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स की वैल्यू पे, लेकिन किस पे, द न्यूमेरिक वैल्यू विच इज गिवन टू एक्स। तो बोलता है जब न्यूमेरिक वैल्यू विच इज असाइन टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू में इसकी चेंज करूँ, उससे क्या हो रहा है, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इट मीन्स कि जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है ना एक्स की वैल्यू पे, तो y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और जो x है इसकी हम कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, x = 1 डाल रहा हूँ, कभी x = 2 डाल रहा हूँ, तो इट मीन्स अपनी मर्जी से वैल्यू डाल रहा हूँ, इट कैन हैव एनी वैल्यू। तो ये आपका कौन सा आएगा, यहाँ पे x क्या आ जाएगा, आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा, y क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है ना x की वैल्यू। जब मैं x 1 पुट किया, y क्या आया हमारा 4। जब x 2 पुट करूँ, देखो y क्या आएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ गया 2 इंटू 4 प्लस 2, दैट इज 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 2 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 10। तो देखो अब y की भी जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पे। जब मैं x को 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 4 आती है, जब x को 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 10 आती है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि ये जो वेरिएबल y है इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, जो न्यूमेरिक वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 असाइन की, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 2 असाइन की, किसको, दूसरे वेरिएबल को, दैट इज इंडिपेंडेंट वैल्यू को। तो इससे क्या हो रहा है, y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब अगर आपको ऐसा लिखा हो y = 2x² + 2, तो जनरली याद रखो यहाँ पे जो इस साइड में जो आपको वेरिएबल 90% चांस रहते हैं कि इस साइड में जो वेरिएबल लिखा होता है ये बेसिकली कौन सा होता है, डिपेंडेंट होता है, और जिसकी यहाँ पे ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज करने से इसकी वैल्यू में फ़र्क पड़े। तो इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ रहा ना, तो बोलता है जिसकी वैल्यू को चेंज करूँ, उस जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू को मैं चेंज करूँ और उससे दूसरी की वैल्यू पे फ़र्क पड़े, तो वो जो जिस पे फ़र्क पड़ रहा है उसको डिपेंडेंट बोलते हैं, और जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ अपनी विल के अकॉर्डिंग उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल का। इसको हम क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये हमारे बेसिक जो हमने बोला था आपको कि हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है फंक्शन से पढ़ने से पहले, तो ये हमने 3 डिस्कस कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि व्हाट इज़ फंक्शन। अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज़ फंक्शन, कि जो फंक्शन क्या होता है। देखो फंक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि सपोज करते हैं कि मेरे पास एक वेरिएबल क्वांटिटी है y, ठीक है, और जो वेरिएबल क्वांटिटी y है इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एक दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी है, सम अदर वेरिएबल क्वांटिटी है x। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास सपोज करते हैं मेरे पास क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल क्वांटिटी हैं, ठीक है, एक है x और दूसरी है y, और मैं लेट कर रहा हूँ कि मेरे पास जो वेरिएबल क्वांटिटी y है, द वैल्यू ऑफ द y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल क्वांटिटी x, बट कैसे, थ्रू अ सम रिलेशन। कोई इनके बीच में कोई फिक्स रिलेशन है, तो इन दोनों के विद द हेल्प ऑफ द रिलेशन द वैल्यू ऑफ द y इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x सच दैट, इस तरह इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है सच दैट देयर एग्जिस्ट ओनली वन फाइनाइट value of y for each value of x। बोलता क्या हो, बोलता सपोज दो हमारे पास अगर वेरिएबल हों, उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही हो दूसरे वेरिएबल के ऊपर, लेकिन उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक स्पेशल रिलेशन हो, और इस तरह रिलेशन हो सच दैट देयर एग्जिस्ट ओनली वन फाइनाइट होता है जिसे हम गिन सकें। बोलता इस तरह बीच में रिलेशन होना चाहिए सच दैट कि फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ y वी हैव अ सिंगल वैल्यू ऑफ x। मीन्स अगर सपोज करते हैं, मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं सपोज करता हूँ मेरे पास एक ऐसे है 2 वेरिएबल है, एक है y और एक है x, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x के ऊपर। y की वैल्यू क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। इट मीन्स कि जो y होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा, वो लेफ्ट साइड में आएगा, वो किस पे डिपेंड कर रही है, x के ऊपर, और कैसे,
विद सम स्पेसिफिक रिलेशन। तो उनके बीच में रिलेशन क्या है, जो y है वो किसके बराबर है, 2 × x² + 3x + 4। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये एग्जांपल यही बोल रही है कि फंक्शन समझने से पहले हम बोलते हैं कि सपोज करते हैं हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, और दोनों जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x पे। अगर मैं बोलूँ कि जो z की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है p के ऊपर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, z द वैल्यू ऑफ द z डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द p, दैट इज कैसे 2p², ऐसे करूँगा। तो जो डिपेंड कर रहा है उसकी वैल्यू वो लेफ्ट में आएगा, डिपेंडेंट जो आएगा z आएगा तो वो लेफ्ट में आएगा, और इनके बीच में एक स्पेसिफाइड रिलेशन है। और रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि सच दैट द वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, हर एक वैल्यू जो फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, हर एक वैल्यू ऑफ x की एक वैल्यू के लिए हमें एक ही वैल्यू होनी चाहिए y की। जैसे अगर मैं x को वहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो अब अगर ये बेसिकली रिलेशन, ये कोई एक फंक्शन है, तो अगर हर ईच वैल्यू ऑफ x वी शुड हैव फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ y। अगर x की वैल्यू 1 पुट की, अब वैल्यू जो y की वैल्यू है वो देखो क्या आनी चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए। जैसे y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा, 2 × 1² + 3 × 1 + 4, ये आ जाएगा 2 + 3 + 4। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी 4 3 7 2 9, ठीक है। इट मीन्स कि जब हम x की सिंगल वैल्यू फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ x वी शुड हैव अ सिंगल वैल्यू ऑफ y। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की सिंगल वैल्यू क्या होती है, 9 होती है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आया, जो एक स्पेशल रिलेशन इनके बीच में क्या आ गया कि जो y है वो 2 × जो x के स्क्वायर के प्लस x की पावर 1 के प्लस 4 के बीच में, ये आ गया आपका रिलेशन। तो बोलता है अगर आपके पास क्या हो, दो वेरिएबल हो सच दैट एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड कर रही हो विद इन अ स्पेसिफिक रिलेशन, और इस तरह डिपेंड कर रही हो कि अ सिंगल वैल्यू ऑफ x फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ x, y की क्या हो, एक सिंगल वैल्यू आए y, देन हम बोलते हैं इस केस में जब ऐसा हो रहा हो, देन हम वी कैन से जो इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होगी, तो y की वैल्यू डिपेंड कर रही है, देन वी कैन से जो y है y इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ x। तो कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ का फंक्शन कब कहलाती है, जब उस चीज़ की जो वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू के दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही हो, विद इन एक स्पेसिफिक रिलेशन होना चाहिए बीच में, और इस तरह रिलेशन होना चाहिए कि एक सिंगल वैल्यू आए y की, जब हमारे पास एक सिंगल वैल्यू x की पुट करने से एक सिंगल वैल्यू है y, ठीक है। तो ये था हमारा, उस दौरान हम बोलेंगे जो y है वो फंक्शन है किसका, y इज कॉल्ड एज द फंक्शन ऑफ x। इसी तरह बोलता हूँ अगर जो z है, z इज़ अ फंक्शन ऑफ p, तो इसका क्या मतलब है, z अगर मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शन है p का, तो इसका क्या मतलब है कि जो z की वैल्यू है वो p पे डिपेंड करती होगी, और कैसे करती होगी, सच दैट इन दोनों के बीच में एक स्पेशल रिलेशन होगा, और फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ p हमें क्या होगा, सिंगल वैल्यू ऑफ z मिलती होगी। जब ऐसे दो वेरिएबल हों, इनमें से एक वेरिएबल चेंज करो और उसकी सिंगल वैल्यू के लिए दूसरा वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू आए, तो हम बोलते हैं वो उसका फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा, ये आ गया हमारा थ्योरेटिकली। अब अगर मैथमेटिकली हमने लिखना हो कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ का फंक्शन है, तो हम कैसे लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकली अगर बोलता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो y है उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x के बीच में, सच दैट उनके बीच में क्या है एक स्पेशल रिलेशन है, तो उस दौरान जो y x का फंक्शन अगर लिखना हो तो हमें लिखना है y = f × x। तो चलिए ये हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, हम इसको बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे इसको हम कैसे रीड करते हैं, देखो जो ये सिंबल है, इस सिंबल को, इसका मतलब ये नहीं है कि जो f × x है, इसका सिंबल ये है, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं y = f(x) को हम रीड करते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो ये f(x) है, ये जो सिंबल है इसका, इस सिंबल का जो मीनिंग होता है वो होता है फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ से हम मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि y = f(x) का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द y एंड x, एंड फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ x वी शुड हैव द सिंगल वैल्यू ऑफ y। तो ये हम मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना है फंक्शन को, तो हम ऐसे लिखते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगर हमने z इज़ अ फंक्शन ऑफ p लिखना हो तो हम लिखेंगे z = f ऑफ p। तो इसका मतलब होता है जो z है वो किसका फंक्शन है, p का फंक्शन। इसका मतलब कि जो वैल्यू है z की वो p की वैल्यू पे डिपेंड करती है। इट मीन्स इनके बीच में कोई स्पेशल रिलेशन होगा, जैसे लेट इट बी क्या रिलेशन होगा, इसको फंक्शन ऑफ p को हम ऐसे लिख सकते हैं 2p² + 2p + 3। तो ये बेसिकली ये है आपका फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा f(x), ये f ऑफ p है। तो सपोज करते हैं कभी कभी f ऑफ p की जो वैल्यू होगी वो ऐसे होगी, मीन्स ये फंक्शन है p का, फंक्शन मीन्स जो इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, अगर फंक्शन है तो एक रिलेशन होगा, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है ये। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारा कि हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर मैथमेटिक्स में अगर हमने लिखना हो फंक्शन को तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने बता दिया आपको। तो अगर हम कोई बोल रहे हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिक्स में, ऐसे। अगर हम मुझे बोल रहा है कोई rat is a function of
क्लॉथ। तो इसका क्या मतलब है, जो रैट है किसका फंक्शन है, क्लॉथ का। इसका मतलब क्या है कि जो रैट की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, क्लॉथ के ऊपर। या हम बोल सकते हैं कि जो रैट है उसके बेसिकली जो डाइट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, क्लॉथ पे। तो अगर उसको मैथमेटिक्स में लिखना हो तो हम कहते हैं रैट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्लॉथ, है ना। तो रैट किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लॉथ पे डिपेंड कर रहा है। क्लॉथ क्या आ गया, डिपेंडेंट आ गया, और रैट क्या आ गया, सॉरी क्लॉथ क्या आ गया, इंडिपेंडेंट आ गया। तो रैट डिपेंड कर रहा, तो ये क्या होगा, ये हमारा डिपेंडेंट आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल। फंक्शन मीन्स एफ, फंक्शन किसका है, क्लॉथ का। तो यहाँ पे क्लॉथ आ जाएगा। तो ये जो चीज़ होती है यहाँ पे क्लॉथ, जो ये चीज़ लिखी जाती है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो लिखा था वो डिपेंडेंट होता है। तो हम रैट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्लॉथ ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई किसी चीज़ का फंक्शन है, इट मीन्स कि उसकी वैल्यू है वो दूसरे पे डिपेंड कर रही है विद इन अ स्पेसिफिक रिलेशन, सच दैट फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ द क्लॉथ वी हैव अ सिंगल वैल्यू ऑफ रैट। सॉरी, ये था हमारा फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फंक्शन के बाद टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो आपका आ रहा है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। देखो फंक्शंस तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपको मैथमेटिक्स में आपको पूरा चैप्टर है फंक्शंस। लेकिन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम फंक्शन की टाइप ऑफ फंक्शन की टाइप पढ़ रहे हैं, बट कौन से फंक्शन की, एलिमेंट्री फंक्शन की। एलिमेंट्री मीन्स जो हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं उनकी जो टाइप्स है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 टाइप्स है, तो आपको देखनी है। ये वो टाइप्स है जो हम केस में यूज़ करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और एलिमेंट्री फंक्शन पढ़ते हैं, ना कि फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, और जनरली जो हमारे चार फंक्शंस पढ़ेंगे हम इसमें, जो चारों में से पहला फंक्शन होता है हमारा फिजिक्स में, उसको बोलते हैं पावर फंक्शन। क्या बोलते हैं, पावर फंक्शन। नाम से पता चल रहा है पावर। अगर पावर फंक्शन है तो उसको जनरली वो क्या होता है, जब किसी एक वेरिएबल तो दूसरे वेरिएबल पे पावर होगी। तो अगर फंक्शन है तो 2 वेरिएबल होंगे, लेट करता हूँ मैं। अगर फंक्शन है तो 2 चीज़ें तो होंगी जो एक की वैल्यू दूसरे पे डिपेंड कर रही होगी। तो y इक्वल्स टू एक्स, ये 2 वेरिएबल आ गए। अगर ये पावर फंक्शन है, फंक्शन तो हो गया y इक्वल्स टू एक्स, ये जो वैल्यू है ये आ गई डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। इट मीन्स y की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी, x को 1 पुट करूँगा y 1 हो जाएगा। बट ये पावर है तो पावर होना बहुत ज़रूरी है, तो x ये पावर आ गई। तो दिस इज द पावर फंक्शन। इन दिस फंक्शन बेसिकली द वैल्यू ऑफ द y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x, बट हियर देयर इज़ अ पावर, इसलिए इसको बोल दिया हमने पावर फंक्शन। अब जनरली इस पावर फंक्शन में जनरली जो n होता है ये बेसिकली क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट कैसे हो सकता है, देखो वो इंटीजर भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अब जो ये कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो पावर फंक्शन में क्या होता है, y इक्वल्स टू एक्स, एक्स की पावर n होता है, और जो n होता है वो कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट रियल नंबर होता है। इंपॉर्टेंट बात है, अगर रियल नंबर है तो इट मीन्स कि ये n क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर n 0 हुआ तो ये पावर फंक्शन क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 बेसिकली किसके बराबर होता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, 1 के बराबर होता है। इट मीन्स कि जब हमारा x की जो हमारा n है, n की वैल्यू जब 0 होगी तो जो हमारा y है वो पावर फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जो n है ये रियल नंबर होता है। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऑल नंबर सब बेसिकली रियल नंबर, जिसमें 0, 1, 2, 1.1, 1.2 इंटीजर -1.2 सभी काउंट होते हैं, वो रियल नंबर है। तो ये हमारा x है, जो n है वो कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ठीक है, इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, 1.2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला हमारा पावर फंक्शन। देखो अगर नाम पावर फंक्शन है तो इट मीन्स कि फंक्शन है तो 2 वेरिएबल होंगे। अगर 2 वेरिएबल है, पावर वर्ड लगा तो एक दोनों में से एक वेरिएबल की क्या होगी, पावर होगी। तो सच दैट आपको याद रखना, जो पावर होती है ये रियल नंबर होती है, एक कांस्टेंट रियल नंबर होती है। ठीक है, सेकंड जो हमारा आता है, सेकंड में एलिमेंट्री बेसिक फंक्शन जो आता है वो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उसको हम कैसे लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, वो इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे लिखते हैं, वो आता है हमारा y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसे पता चला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, साइन कॉस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो है ही है। अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई, साइन आ गया, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। या इसको हम ऐसे सकते हैं y इक्वल्स टू कॉस ऑफ x, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आ गया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है कॉस है वो आ गया। ये 2 हो गए, हमारे लास्ट 2 बचे हैं। तो तीसरा है हमारा, तीसरा फंक्शन है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और जो पावर फंक्शन है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने ध्यान से देखना एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कैसा होगा। तो जैसे एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, जनरली मैं लेट करता हूँ कि इसके एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू a ऑफ x। तो यहाँ पे जनरली जो a है ये इंपॉर्टेंट है। a क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर होता है। तो वहाँ पे क्या था,
यहाँ पे भी दो वेरिएबल हैं, बट यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहाँ पे जो वहाँ पे दो वेरिएबल बिल्कुल पास सामने सामने थे, जैसे वाई और एक्स है। अगर दोनों वेरिएबल बिल्कुल इक्वल टू के सामने सामने है तो वो पावर फंक्शन होगा। अगर हमारे दो अगर एक्सपोनेंशियल अगर एक वेरिएबल यहाँ पे और दूसरा वेरिएबल पावर में है तो ये होगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो वाई इक्वल्स टू ए की पावर एक्स ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एन ये होता है हमारा पावर फंक्शन। दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें बेसिकली दोनों वेरिएबल आमने सामने है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो हमारा दूसरा वेरिएबल होता है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है, दैट इज पावर होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ये होता है। और ए है ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, और ए को जनरली क्या बोलते हैं, हम इसको बेस नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस नंबर। तो ए इज ऑल्सो नोन एज द बेस नंबर। ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट जो हमारा आता है, लास्ट होता है हमारा लॉगरिदम फंक्शन। क्या होता है? रिदमिक फंक्शन। नाम से पढ़ रहा है कि लॉगरिदम है तो लॉग लगा होगा, कहीं ना कहीं लॉग लगा होगा। तो अगर फंक्शन है तो दो वेरिएबल होंगे, तो y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा लॉगरिदम फंक्शन है। कैसे पता लॉगरिदम है? क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया हमारा कौन सा, ये आ गया हमारा एक्सपोनेंशियल। अगर ये लॉग को हटा दें तो ये हमारा आ गया पावर फंक्शन, क्योंकि दोनों वेरिएबल आमने सामने और ऊपर पावर है रियल नंबर की, तो ये हमारा आ गया पावर फंक्शन। बट अगर लॉग लग जाए तो ये आ गया लॉगरिदम फंक्शन। अब हमने पढ़ा था कि जो लॉगरिदम होता है, पिछले लेक्चर आप देख लेना, अगर कोई भी लॉगरिदम में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है बेस। दो किस्म का बेस होता है, कॉमन बेस होता है, एक होता है एक्चुअल बेस। ठीक है, और एक में जनरली बेस होती है ई, और एक में बेस होता है 10। और जनरली जो हमारा, ये मैं पूरा नहीं बताऊंगा, अब देख लेना कि जो हमारा कॉमन लॉग है उसमें बेस क्या होता है। तो वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर है। अगर इसके नीचे बेस कुछ ना कुछ मुझे डालनी पड़ेगी, अब मैंने डाल दी लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस ई। तो जो ई है ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बेस किसी भी लॉगरिदम का। तो ये हमारे लास्ट लेक्चर में, पीछे प्लेलिस्ट में जाओ वहाँ पे हमारा लॉगरिदम पूरा चैप्टर है, तो वहाँ पे बता देंगे कि जो हमारी बेस होती है दो होती हैं, एक ई होती है और 10 होती है, और जो एक बेस को हम लॉगरिदम की बेस को बोलते हैं कॉमन बेस, और एक को बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लॉग आया इसलिए ये हो गया लॉगरिदमिक फंक्शन। तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो लिमिट था, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, तो लिमिट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज तो हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।